कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों के लिए एकदम भूत की तरह काम करता है। ये चैप्टर समझ में ही नहीं आता कि है क्या। तो इसके लिए मैंने कुछ अच्छे से नोट्स बनाए हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग अच्छे से नोट्स, तो इट इज़ लिटरली बहुत अच्छे नोट्स। सो बेसिकली हमने इसकी लैंग्वेज को सिंपल रखा है। हर कंसेप्ट के बाद देर आर क्लैरिटी कॉर्नर्स, देर आर इंग्लिश कॉर्नर्स, और उसके बाद लास्ट में मैंने एक और चीज़ करी है, रेडी टू लर्न वर्जन। ओके, रेडी टू लर्न वर्जन क्या है कि आपको कोई भी, सॉरी, अगर आपको कोई भी चीज इसमें याद नहीं हो रही है तो आप ये पढ़ के इसको आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों का सबसे बड़ा फियर ये है लॉ में कि याद नहीं होता, और उसमें भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की तो बात ही मत पूछो। तो यहाँ पर पता है क्या, बेसिकली ये जो चैप्टर है एग्जाम में 4, 6 और 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। जी हाँ, या तो आने को 4 मार्क्स का भी आ सकता है, आने को ये 6 मार्क्स का आ सकता है, या फिर आने को ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको दिमाग में याद रखनी है इज दैट कि इस चैप्टर को पहले समझना है और उसके बाद इसको रटना है। ठीक है, समझ के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और रेफर करने हैं सिर्फ ये नोट्स। इसमें लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रखे हैं। इसमें लास्ट में मैंने क्या दे रखा है ना, अगर आप देखोगे तो कुछ एग्जाम के ट्रैप्स दे के रखे हैं। हेयर वी हैव 5 इयर्स, पास्ट 5 इयर्स के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने। पॉसिबल कंपलसरी क्वेश्चंस जो सितंबर 25 में आ सकते हैं। वी हैव सम टिप्स। अगेन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम के ट्रैप्स भी देके रखे हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है मेनली इन 3 पॉइंट्स में बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, दिक्कत करते हैं। ओके, अब गाइस देखो, यहाँ पर ना इस चैप्टर को पहले तो इसका बेसिक समझ लो, इसका क्रक्स समझ लो। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। तुम तमिल में बात कर रहे हो, मैंने उसको इंटरप्रिटेट कर लिया मेरी इंग्लिश लैंग्वेज में, मेरी हिंदी लैंग्वेज में, या फिर मेरी सिंधी लैंग्वेज में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अब जो लॉ लिखा हुआ है तुमको भी पता है, और तुमको तो बहुत अच्छे से पता है कि लॉ की लैंग्वेज कैसी होती है। ठीक है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो लॉ की लैंग्वेज होती है उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए दिया हुआ है लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स। स्टैचूट का मतलब होता है लॉ। लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक क्यों है, क्या इस टॉपिक को ऐसा अलग बनाता है जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। देखो, तुमको भी पता है, मुझको भी पता है कि एग्जामिनर सीए एग्जाम में कंसेप्ट पूछना पसंद करता है, उसको ट्रिकी चीजें पूछना बहुत ज्यादा पसंद है, जिससे बच्चे को कितनी क्लैरिटी है उसको पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट, क्लैरिटी और रूल्स भर भर के हैं, इसलिए एग्जामिनर का ये एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो देखो इंटरप्रिटेशन का सबसे मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो लिखा हुआ है लॉ में उसका मतलब क्या है। ठीक है, पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल इन नोट्स में जो लिखा हुआ है एज इट इज पढ़ के मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एग्जाम ट्रैप्स, तो एग्जाम ट्रैप मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, एग्जाम ट्रैप पढ़ के मैंने उसको ये इंटरप्रिटेशन करा। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि लिखने वाले का असली इंटेंट क्या था। मैंने एग्जाम ट्रैप समझो इसलिए लिखा था कि बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, कॉमन पॉइंट्स वेयर स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। मेरा इंटेंट अलग है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब जैसा लिखा हुआ है उस लिखने वाले की इंटेंट को देखो। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखो इसको अपन यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना भी क्या, मैं आपको यहां से समझाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये कितने मार्क्स का आता है, 4, 6 या फिर 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो लिखा हुआ है, अरे भाई कहाँ उड़ रही है, जो लिखा हुआ है उसका मतलब।
सिंपल। जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब देखो, हम कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन कौन करता है, एक इंसान ही करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरे घर में एक खाली कमरा बना दिया, तो देखने में तो खाली कमरा है, ये इंटरप्रिटेशन है कि देखा खाली कमरा है, स्टोर रूम होगा, आपका इंटरप्रिटेशन है। कंस्ट्रक्शन, मेरी इंटेंशन क्या थी उस रूम को बनाने के लिए, मैंने उस रूम को इसलिए बनाया ताकि मैं मेरी बुक्स को वहां रख सकूं, ठीक है, मैं उसे मेरी लाइब्रेरी बना सकती हूँ। तो इंटेंट क्या था लाइब्रेरी बनाने का। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंटेंट को देखना। अब ये जो दो चीजें हैं ना, एग्जाम में पूछी जाती हैं 4 मार्क्स में। अच्छा मैम सिर्फ इतना ही लिखेंगे क्या 4 मार्क्स में, नहीं बाबा, ऊपर नोट्स में जो लिखा हुआ है वो आपको याद करना है। लेकिन बेसिक मीनिंग जो है इसका ये होता है, समझो तुमको एंड टाइम पे नहीं याद हुआ, वैसे भी एग्जाम्स आर वेरी नियर, बहुत दूर नहीं है, तो आपको ये समझ के लिखना है कि भाई अगर तुमको कुछ याद नहीं आ रहा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीयूष नाम है, तो पीयूष जी हमसे ये पूछ रहे थे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बहुत ही बकवास चैप्टर है मैडम, इसको छोड़ दें क्या, ये लिखे ही नहीं क्या। अरे ब्लैंक छोड़ोगे तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, इसको लिखना जरूर है, लेकिन लिखना कैसे, अगर तुमको नहीं भी रटा रहा है ना, सिर्फ मतलब समझ लो, मतलब लिख लेना, तुम्हारा उस समय भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पहली चीज। दूसरी चीज हो आती है हमारी गोल्डन रूल्स। ओ माय गॉड, ये गोल्डन रूल्स क्या होता है। ये गोल्डन रूल्स ना कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो तुमको लॉ में पढ़ते टाइम याद रखने हैं। ये ऐसे, अच्छा मैंने इनको ऊपर याद करने की ट्रिक दे रखी है, आप इसको देख सकते हो और इसको वैसे याद कर सकते हो। हियर वी हैव मेन रूल्स, प्राइमरी रूल्स, ठीक है। यहाँ पर गोल्डन रूल्स का मतलब क्या होता है एक एक करके समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ओ दादा कहाँ गया, यस, फॉर एग्जाम्पल लिटरल रूल। देखने में मतलब लिटरल का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, लिटरल मतलब बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस। तो लिटरल रूल मतलब जैसा लिखा हुआ है क्लियर वर्ड में वैसा मान लो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैंने बोला इसका मतलब होता है प्लेन मीनिंग, जैसा लिखा हुआ है वैसा मान लो। उसके बाद व्हाट इज हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, इट मीन्स, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन मीन्स दोनों को बैलेंस करके चलना है। इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉस, दो लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो दोनों को मैनेज करके चलना है, ठीक है। अगर मैं ऊपर भी आपको बताऊं, सी, हारमोनियस का मतलब क्या होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है दो प्रोविजंस के बीच में तो आपको उसको हारमोनियस एकदम साथ साथ मिला के चलना है। इतनी लाइन लिख देंगे तो भी चलेगा क्या, चलेगा। कुछ भी नहीं आता है इतना भी याद कर लिया ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-2.5 मार्क्स तो मिलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, वन पार्ट शिल नॉट डिस्ट्रॉय अनदर। दो प्रोविजंस है, एक प्रोविजन बोलता है कि यार इस, जैसे फ्रॉड सेक्शन 447, फ्रॉड बोलता है कि भाई इसको फलाने को 3 साल 5 साल की जेल होनी चाहिए। दूसरा सेक्शन बोल रहा है कि नहीं, फ्रॉड किया है तो इसको 1 साल की जेल होनी चाहिए और 1 करोड़ का फाइन लगना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू मेंटेन और मैनेज बोथ द प्रोविजंस एक साथ, ओके। यहाँ पे जनरल इफ रियल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिट्स, अगर कोई जनरल मीनिंग होता है तो वही ओवर सीड करेगा, ओवर सक्सीड करेगा उस मीनिंग में, ठीक है। उसके बाद वी हैव मिस चीफ रूल, हाँ 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 हाँ, remedy the defect in old law that new law intends to cure. Court asks, what was law before? What defect exists? What remedy new law provides? What is legislature intent? मतलब कि अगर किसी पुराने लॉ में कुछ फ्लॉ था, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, उसमें इतने सारे फ्लॉ थे कि लोगों ने, कंपनीज ने ना उसमें लूप होल निकाल दिए थे, जो कि ऑफकोर्स एक सीए का काम है। तो उन्होंने क्या करा था ना, लूप होल निकाल दिए कि फॉर एग्जाम्पल लॉ में ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा करते हैं, हमारा काम भी हो जाएगा और हम लॉ को भी नहीं तोड़ेंगे। लॉ में ये कमी है, उस कमी को भरने के लिए क्या यूज किया जाता है, मिसचीफ रूल। मतलब एक नया लॉ बनाओ जिससे पुराने लॉ में जितनी भी कमियां थी वो पूरी हो जाए, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कोर्ट पूछता है कि पुराना लॉ क्या था, पुराने लॉ में दिक्कत क्या थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी नई चीज लेके आते हैं, समझो तुम्हारे पास कुछ शर्ट है और तुमने उसको फेंक दिया और नई शर्ट लेके आ गए, तो मम्मी क्या पूछेगी, पुरानी शर्ट तुमने कौन सी फेंकी, उसमें क्या डिफेक्ट था। अब इस नई शर्ट में उस पुरानी शर्ट से क्या अलग है, ये भी तो वैसी ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लेजिस्लेचर का इंटेंट
क्या था। देन वी हैव बेनिफिशियली कंस्ट्रक्शन, वीकर सेक्शंस को फेवर करना। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैम वीकर सेक्शंस किसको बोलते हैं, वैसे तो बच्चे को, वुमेन्स को बोलते हैं, बच्चे जो 18 ईयर्स या उससे कम होते हैं उसको बोलते हैं वीकर सेक्शन। तो लॉ में हम लोग क्या करते हैं ना, वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, क्या उनको प्रोवाइड करते हैं हम एक तरीके से बोल दो प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अंबानी की कंपनी और सारे एम्प्लॉयज ने, वर्कर्स ने, जो दिन का 500 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये कमाते हैं, उन लोगों ने मिलकर स्ट्राइक करी और अंबानी के ऊपर कोई तो चीज़ें बोली कि भाई ये हमको परेशान कर रहे हैं, ये हमारा ध्यान नहीं रखते, ये पैसे अच्छे नहीं दे रहे। तो लॉ ये नहीं बोलेगा कि यार अंबानी पैसे वाला है, इसके फेवर में डिसीजन लेना है, नहीं। लॉ बोलेगा बोलेगा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो वीकर सेक्शन है हमको उसको फायदा पहुंचाना है, मतलब कि उन मजदूरों को, उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉयज को, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोर्ट में डिपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी मीनिंग टू गिव सेंसिबल इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट वाले क्या करते हैं ना, जो एक्सेप्शनल, कभी कभी एक्सेप्शनल डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे आपने बहुत सारे केस लॉ भी लॉ में पढ़े होंगे, एक्सेप्शनल डिसीजंस ले लेते हैं ना। व्हाट इज दिस एक्सेप्शनल डिसीजंस, मतलब लॉ का कुछ अलग एक्सेप्शनल मतलब निकाल दिया, ठीक है। तो अगर मतलब लॉजिक के लिए आपने लॉजिक को देखकर, लॉजिक को समझकर आपने लॉ को, लॉ में लॉजिक लगाया, जब लॉ और लॉजिक मिल जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी और लॉजिक मिल जाए तो वो एक एक्सेप्शनल कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब लॉ प्लस लॉजिक साथ आ जाए। इसको एक बार अच्छे से लिख लूं क्या, लॉ प्लस लॉजिक जब दोनों साथ आ जाएंगे तो उसको मैं क्या बोल लूंगी, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्लैरिटी कॉर्नर देखो, इसको याद कैसे करना है, लिटरल में याद रखो, वर्ड बाय वर्ड जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ लो, काम खत्म। मिसचीफ मतलब वाई लॉ केम, नया लॉ क्यों आया, पुराने लॉ में ऐसा क्या खराबी थी भाई। हारमोनियस मतलब दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट है तो दोनों को बैलेंस कर रहा है। मैम अगर एग्जाम में इतना भी लिख देंगे चलेगा क्या, छोड़ने से तो बहुत अच्छा है, बिलीव मी। देन इंग्लिश कॉर्नर, लिटरल जो लिखा है वो, मिसचीफ पुराना प्रॉब्लम सॉल्व, हारमोनियस दोनों को मिला के चलो, ठीक है। देन वी हैव एड्स टू इंटरप्रिटेशन। अब ये एड्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर बेसिकली इंटरप्रिटेशन को पढ़ने के लिए हेल्प, यहाँ पे एड जो होता है ना, एड को बोलते हैं हेल्प। इंटरप्रिटेशन करने में जो चीज़ें हमारी हेल्प करती है, सबसे पहला टाइटल, इंटरनल एड्स मतलब जो लॉ के अंदर ही हमको हेल्प करने के लिए दिया हुआ है। एक बात बताओ, कल को तुम्हारी बुक में मैं डायरेक्ट लिख लूँ सेक्शन 447, कौन सी एक्ट का सेक्शन है, कौन से चैप्टर के अंडर है, किस लिए बोला गया है सेक्शन 447, ये सब कौन बताएगा, ये सब जानने में हेल्प कौन करेगा, लॉ इटसेल्फ, लॉ में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब लॉ में पहले तो टाइटल लिखा हुआ है कि किस बारे में बात की गई है, लॉ में प्रियम्बल लिखा हुआ है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या है, लॉ में उसका मीनिंग लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है कि भाई यहाँ पे कंटेंट क्या है, वहाँ पे प्रोविजो लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन है, इलास्ट्रेशन है और डेफिनेशन है। मतलब प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, इलास्ट्रेशन भी दिए हुए हैं, डेफिनेशन भी दी हुई हैं। तो हमारी इंटरनल एड का मतलब जो तुमको लॉ के अंदर मिलता है, मैडम एग्जाम में याद नहीं आया तो इतना तो याद आएगा, टाइटल होता है, ठीक है। टाइटल के बाद सेक्शन लिखा होता है, मुझे लॉ में डेफिनेशंस भी मिलती हैं, मुझे लॉ में इलास्ट्रेशंस भी मिलते हैं, लॉ में हेडिंग भी लिखी होती है, लॉ लॉ में प्रीएम्बल भी होता है। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब क्या, पहले, कोई भी चीज करने से पहले आप आपका ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कोई बंदी पटानी है यार, सिंपल ले लो, तो तुम उसको प्रपोज करोगे तो तुम तुम्हारा प्रीएम्बल बताओगे ना, ऑब्जेक्टिव बताओगे, स्कोप बताओगे। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, कि भाई देखो हम तुमसे प्यार करते हैं और हमारे साथ आ जाओ, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। स्कोप क्या, तुमसे शादी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप, सेम लॉ में भी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताना पड़ेगा, ये लॉ क्यों बना और ये लॉ किस किस पे लगता है, ठीक है। तो ओके, इट इज वेरी सिंपल। क्या बोला मैंने, इंटरनल एड, टाइटल कंपनीज एक्ट 2013, प्रीएम्बल, इसका ऑब्जेक्टिव है कंपनीज अच्छे से काम करे, स्कोप है सारी कंपनीज पे लगता है इन द इंडिया, हेडिंग और मार्जिनल नोट्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स का चैप्टर, ऑडिटर्स का चैप्टर, दिस इज द हेडिंग, प्रोविजन सेक्शन 447, दिस इज माय प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, उस प्रोविजन को और एक्सप्लेन किया जाता है, इलास्ट्रेशन, कुछ इलास्ट्रेशन दिए जाते हैं, एंड में कुछ डिफाइंड सेक्शंस में कुछ डेफिनेशंस दी जाती हैं, ठीक है, कि हम डायरेक्टर किसको मानेंगे, हम ऑडिटर किसको मानेंगे, जो सीए एक्ट में रजिस्टर्ड है, ऐसे करके। अब ये एक्सटर्नल एड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल एड्स। फॉर एग्जाम्पल
डायरेक्टरीज, हिस्टोरिकल सेटिंग, फॉरेन डिसीजंस। अब ऐसा होता है ना, कभी कभी लॉ में आपने देखा होगा केस लॉ, ठीक है। केस लॉ में क्या होता है, कोई एक केस है, किसी बंदे ने लूपहोल निकाला लॉ में, उसके अकॉर्डिंग काम करा, उसके अगेंस्ट केस हो गया और कोर्ट में आ गया। कोर्ट ने क्या करा, लॉ और लॉजिक मिला के एक नया डिसीजन लिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि बार बार कोई वैसी ही चीज करेगा तो आप बार बार कोर्ट में जाओगे, नहीं, एक बार किसी चीज का डिसीजन आ गया तो यू विल फॉलो दैट डिसीजन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ भी डायरेक्टरीज बनी हुई है, मतलब किसी बंदे ने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन करके रखा है, कुछ हिस्टोरिकल चीजें रह चुकी हैं उस प्रोविजन को लेके, या फिर कुछ ऑलरेडी डिसीजन आ चुके हैं, दैट इज माई एक्सटर्नल एड्स। ओके, इस एक्सटर्नल एड्स में आप ये भी लिख सकते हो केस लॉस। केस लॉस के जो डिसीजन होते हैं वो सिमिलर अप्लाई होता है ना दूसरे केसेस में भी। नाउ व्हाट इज डॉक्टरीन रूल्स, ओ माय गॉड, डॉक्टरीन रूल्स का क्या होता है, सबसे पहले एडजस्टम generis, इसका मतलब क्या होता है, जनरल वर्ड्स आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड्स टेक मीनिंग ऑफ सेम कैटेगरी, एक्सेप्शंस नॉट एप्लीकेबल इफ इंटेंट इज क्लियर और ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। मैंने लॉ में लिखा कि जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स पे इतना टैक्स लगेगा, मैंने इनकम टैक्स में लिख दिया, अरे व्हीकल्स में तो सब आ गया ना, एक्टिवा भी आ गई, उसमें एक्सेस भी आ गई, उसमें कार भी आ गई, उसमें ट्रक भी आ गया, उसमें जेसीबी भी आ गई, मैंने तो इन सबको व्हीकल में लिया, ठीक है। तो आप जनरल वर्ड्स की मीनिंग को सेम कैटेगरी में लेके आओगे, ओके। नॉस्टरेसोसिस मतलब वर्ड नोन बाय एसोसिएशन विद सराउंडिंग वर्ड्स, ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या, देखो वैसे आपके एग्जाम के मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड कर रखे हैं, ओके। वो वर्ड जो एसोसिएशन से जाना जाता है, देखो ये सिंपल सिंपल भी याद करोगे ना, तुमको सारी चीजें समझ में आएगी। एग्जाम्पल मैंने इनसाइड द एक्ट इंटरनल, आउटसाइड द एक्ट एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टम जनरस बर्ड्स एनिमल्स अदर्स, तो अदर्स में एनिमल्स और बर्ड्स टाइप्स दोनों आ गए, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स भी लिखा था और एनिमल भी लिखा था, ओके। यहाँ पे इसके मीनिंग को और भी क्लियर बताया है। अब नॉस्टर को मैम याद कैसे करेंगे, सिंपल, आसपास के शब्द बताएंगे, मतलब आसपास के शब्द बताएंगे, मतलब क्या मतलब है यार इसका, हमको ही समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल मतलब है इसका आसपास के शब्द मतलब बताएंगे। इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल लॉ में एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल he should be liable for the penalty of ₹50,000, ठीक है। अब आपने बोला अप टू 50,000, अब लॉ में कोर्ट ये बोलता है कि 50,000 तो देनी पड़ेगी, तो आसपास का शब्द कौन सा है, अप टू। अप टू क्या बोल रहा है, 50,000 तक, 50,000 नहीं, 50,000 तक पेनल्टी लगा सकते हो। तो अब ये जो अप टू लिखा हुआ है, ये 50,000 के आसपास का वर्ड है। अब ये जो वर्ड है हमको मीनिंग बताएगा उस पूरी लाइन का, ठीक है, कि भाई अप टू 50,000 बोला है, 50,000 नहीं बोला, ओके। देन वी हैव कुछ डेफिनेशंस एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले इंक्लूसिव डेफिनेशंस। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जिसमें तुम तुम्हारे मन से लॉजिक से कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूसिव मतलब जैसा लॉ में लिखा है वैसा ही मानना पड़ेगा। एग्जॉस्टिव मतलब फुल्ली कवर्स, सब कवर हो चुका है। रेस्ट्रिक्टिव और एक्सटेंसिव मतलब नैरोज और इनलार्जेस मीनिंग। देन वी हैव एम्बिगियस, इंटरप्रिटेटेड, कॉन्टेक्चुअली। अब यहाँ पे देखो ये चीजें जो आपको याद रखनी है। देन एक बार ऊपर आ जाता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। स्टैचूट का मतलब क्या होता है, कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी पेपर मटेरियल जिसपे प्रूफ हो किसी भी चीज के लिखे जाने का। उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं डॉक्यूमेंट के, देखो डॉक्यूमेंट में मैटर लिखा होता है पहली चीज, तो उसमें रिकॉर्ड किया होता है, उसमें सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि वहां पे परमानेंट फॉर्म में वो आ जाता है। और मीन्स, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स कौन से हो गए, चार। मैटर लिखा होता है उसके अंदर, हाँ लिखा होता है। दूसरा रिकॉर्ड होता है उसके अंदर, हाँ। सब्सटेंस मतलब ये सबूत देता है, हमको देता है। और चौथा उसमें मीन्स लिखा होता है, मीनिंग लिखा होता है, मीन्स। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल देते हैं, इंस्ट्रूमेंट। देन व्हाट डू यू मीन बाय डीड, अगेन राइटिंग में कोई लीगल डिस्पोजिशन, ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड। देखो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो क्रिएट करता है कोई भी राइट, ओके। अब ये क्या इंक्लूड करता है, हमारे एग्रीमेंट्स हो गए, डीड्स हो गए, चार्टर्स हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर जो डीड है, डीड जो है वो एक बड़ा वर्ड है,
ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड। मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट में, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी पेपर जो किसी चीज का हमको सब्सटेंस बताए, किसी भी चीज को राइट दे। जैसे पार्टनरशिप डीड, उसमें क्या लिखा होता है कि आपका राइट है कि 30% हिस्सा आपको इस पार्टनरशिप में मिलेगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो डीड है इसमें हम राइट बता रहे हैं, तो सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब सब आ गया उसमें, डीड आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट आ गया। इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है डीड, मतलब सारी डीड्स क्या होती है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। देन वी हैव क्लैरिटी कॉर्नर्स। इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लॉ। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी रिकॉर्डेड एविडेंस। एंड देन वी हैव इंस्ट्रूमेंट लीगल राइटिंग क्रिएटिंग रिलायबिलिटी और द राइट, ओके। देन यहाँ पे आप याद कर सकते हो इंग्लिश, स्टैचूट मतलब लॉ, डॉक्यूमेंट मतलब सबूत वाला पेपर, इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट टाइप। इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स। कोड फाइंड्स रियल मीनिंग ऑफ एक्ट। पर्पस क्या होता है, रिजॉल्व एम्बिग्विटी इन स्टैचू। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। लाइन पढ़ के एक ही लाइन के 10 मतलब निकाल दिए, नहीं, जो एग्जैक्ट मतलब है वो समझो। कंस्ट्रक्शन मतलब अप्लाई टू रिटन लॉ डॉक्यूमेंट गोज बियॉन्ड लिटरल वर्ड्स, ट्रू इंटेंट। देखो भाई, इंटेंट का सबसे बड़ा खेल होता है, हमारे विराट कोहली जी ने भी बोल दिया, विकी कौशल ने भी बोल दिया, सबने बोल दिया, आपका इंटेंट जो है वो मैटर करता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बाबू, 4 मार्क्स, ओके, कम नहीं होता है। तो 4 मार्क्स। इंटरप्रिटेशन जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, कंस्ट्रक्शन जो बोलने वाले की, जो लिखने वाले का ट्रू इंटेंट था वैसा पढ़ो, सिंपल, ओके। देन इंपॉर्टेंस क्या है भाई, कंफ्यूजन जाती है लॉ की। दूसरा ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स मिलता है, नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल कल को पप्पू को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हो तो हम उसको इंटरप्रिटेट करके बता सकते हैं, ट्रू सेंस वाली बात करेंगे, उनके जैसी नॉनसेंस बात नहीं करेंगे। देन नेसेसरी ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ लेजिस्लेशन एज सोर्स ऑफ लॉ। देखो लेजिस्लेचर का बहुत इनहेरेंट नेचर है, मतलब जैसे लिखा होता है ना, कभी कभी लोग पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए नीड क्या थी, जो वर्ड्स हैं वो कंफ्यूजिंग है, कितनी बार पढ़ेंगे, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आपने ध्यान दिया, एक लाइन जो आप हमेशा लिख सकते हो इज दैट एम्बिगुअस। वर्ड्स और लॉ और एक्ट आर एम्बिगुअस। आप अगर ये एम्बिगुअस लिखोगे ना, एक कीवर्ड तो मिल गया, कंफ्यूजन, बार बार ये हम पढ़ रहे हैं, मतलब लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हम कहीं भी ये लिख सकते हैं। देन फंडामेंटल रूल क्या बोलता है, पर्पस क्या था इसका, ओके दिस इज टू सिंपल, आप इंग्लिश कॉर्नर से पढ़ लोगे। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं हमारे, हमने ये भी पढ़ लिया, ओके। सो सी दिस इज सो सिंपल। अरे यार मैं आपको और क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे देखो, एडजम जेनरस याद है, याद रख लो, बर्ड एनिमल अदर्स, तो अब सारे एनिमल्स में बर्ड भी इंक्लूड हो गई। मिसचीफ रूल, मिसचीफ रूल का मतलब क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था, मिसचीफ रूल का मतलब, आपके पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी, और भी क्वेश्चंस थे क्या, नो, यही क्वेश्चंस थे, ओके, थैंक गॉड। मिसचीफ रूल मतलब इसको ऐसे याद कर दो, दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, उनके मिसबिहेवियर को रोकने के लिए जो मम्मी रूल निकालती होती है मिसचीफ रूल, ठीक है, मतलब कि दोनों बच्चों को बैलेंस करना, दोनों प्रोविजंस को बैलेंस करना। देन डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन बता दिया, इंटरप्रिटेशन जो लिखा है वैसा मान लो, कंस्ट्रक्शन जो इंटेंट था, ट्रू इंटेंट लॉ लिखने वाले का, उसको मानना है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, हारमोनियस से ही पता चलता है सॉरी, मिसचीफ का मतलब होता है कि भाई जो ओल्ड एक्ट था, या मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, हारमोनियस का मतलब होता है कि दोनों बच्चे बहुत ही मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके बीच में हारमोनियस पीस, हारमोनियस का मतलब क्या होता है, हारमोनी का मतलब पीस लेके आना, तो दोनों के बीच में पीस लेके आने को क्या बोलते हैं, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, कि दो प्रोविजंस लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में पीस लेके आ गए। देखो इससे याद हो गया ना कितना सिंपल है, दो प्रोविजंस लड़ रहे थे, दोनों के बीच में हारमोनी लेके आनी थी, पीस लेके आना था, तो हमने क्या करता, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बना दिया। ऐसा बीच का रास्ता निकालो कि दोनों प्रोविजंस की लाज बच जाए। अच्छा तो मैडम मिसचीफ क्या है यार, तुमने तो पहले कुछ अलग बोल दिया, माफ कर दो यार, नीचे ढोल ताशे बज रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है नाचने का, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मिसचीफ रूल का मतलब क्या होता है, मिसचीफ रूल का मतलब होता है कोई ओल्ड एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013, क्यों आया, क्योंकि ओल्ड एक्ट में कुछ डिफॉल्ट था, कोर्ट क्या पूछता है, ओल्ड एक्ट क्या था, उसमें क्या डिफॉल्ट था, नया लॉ उसको कैसे ठीक करता है, ये कुछ क्वेश्चन है जो लॉ हमसे पूछता है।
ओके यहाँ पे राइट, रूल, रीजन, केस, कंक्लूजन हमेशा फॉर्मेट में फुल मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर आप स्टेट ऑफ गुजरात और मिर्ज़ापुर का जो है केस लॉ उसमें इंक्लूड कर सकते हो। प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज किसके, इंटरनल और डॉक्ट्रिन एड्स के। और यहाँ पे रेडी टू लर्न वर्जन है। सो सी दिस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट यार, दिस चैप्टर इज सो इम्पॉर्टेंट येट सो इजी। मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ जाता है। और क्या चाहिए दादा, क्या होता है ना, इसको अपन ऐसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि दिमाग के ऊपर से टप्पा खा जाता है। इसको इस लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे, इस लैंग्वेज में भी याद कर दिया, जितना याद आया उतना भी लिखा, तो दादा 6 मार्क्स का भी चैप्टर आ गया। और तुमने ट्रू मीनिंग, आपके ट्रू इंटेंट के साथ इसको समझ लिया और लिख लिया क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर लिख लिया, तो आपका तो बेड़ा पार हो गया। ठीक है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो बेड़ा गर्क हो गया। एक ही वर्ड का, वर्ड एक ही है, मतलब अलग अलग। ठीक है, तो ये था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आई वुड से दिस इज द सिंपल एवर टॉपिक जिसमें वर्ड देख के आप उसका मीनिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो इट वुड बी गुड फॉर यू गाइज। और आप ऐसा कर सकते हो कि एग्जाम में ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि मिस चीफ रूल, ओल्ड एक्ट को रिमूव करके नया एक्ट लेके आए, तो अब इसमें खुद का एग्जाम्पल डाल दो ना कि कंपनीज एक्ट 1956 था तो 19 कंपनीज एक्ट 2013 लेके गए। एग्जामिनर फ्लैट हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, मार्क माय वर्ड्स। ओके ओके, so guys, this is how you need to learn your interpretation of statute chapter. This is all from my side. फटाफट से LLP का भी ऐसा बना लेंगे। I would try कि मैं आज ही ऐसा कर लूँ, but let's see. Okay, so happy गणेश चतुर्थी everyone once again. बस ऐसे ही पढ़ते रहो। I know यार तुम लोगों को लगता होगा कि कहाँ फंस गया, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाई नॉट मी। बिलीव मी गाइस, कुछ जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, हम छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि यार मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन एक बार तुम सीए बन जाओगे ना तो जेब में पैसा लेके गड्डी भी उड़ा पाओगे, याद रखना। तो ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन एंड सीए फाइनल्स एंड इंटर, क्या होता था ना, बाहर दिवाली मन रही है, सब पटाखे फोड़ रहे हैं और मैं यहाँ अंदर बैठ के पढ़ाई किया करती थी। सो बिलीव मी गाइस, ये बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। आप इस चीज़ को बहुत आसानी से, इस फेस को निकाल लोगे, बिकॉज आई ट्रस्ट इन यू। अगर आपका इंटेंट अच्छा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, बाकी राधा रानी तो हमारे साथ है ही। तो एक और चीज़ गाइस, स्टार्ट मैनिफेस्टेशन। आई वुड से कि मैनिफेस्टेशन हेल्प्स यू टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट clearing your intent, put your hard work in everything whatever you are doing, and you will do your best. I trust in you and you will guys going to clear this attempt by hook and by crook. ओके ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। राधे राधे।